नमस्कार दोस्तों, टॉप इलिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिन चारी और आज हम पढ़ने वाले हैं मानव शरीर की संरचना और कार्यों के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक जो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को समझने के पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूं। हमने पिछले लेक्चर में जब ये समझा था कि भोजन के रूप में हम किन किन पदार्थों को ग्रहण करते हैं और पाचन के रूप में हम किन किन पदार्थों का पाचन मुख्य रूप से करते हैं। जैसे भोजन के रूप में हम 6 चीज़ों को ग्रहण करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स अर्थात रेशे। इन सब 6 चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं। इनमें से हमारा जो शरीर है वो मुख्य रूप से 3 पदार्थों से ऊर्जा ग्रहण करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये हमारे शरीर को 100% एनर्जी देते हैं। बाकी की जो 3 बच गए उनको हम कहते हैं लघु पोषक तत्व। ये हमारे शरीर को ऊर्जा तो नहीं देते, लेकिन इनके शरीर के अंदर आवश्यकता अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि हमारे शरीर की कई जैविक क्रियाएं या मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है इन 3 तत्वों के माध्यम से पूर्ण होती हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंतर्गत हम उन गुरु पोषक तत्व यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है उनको समझेंगे, वो किस प्रकार से पाचन की क्रिया के दौरान हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि पाचन क्या है, परिभाषा पाचन की क्या है। तो पाचन हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसके अंदर भोजन के रूप में उपस्थित जटिल और अघुलनशील कार्बनिक पदार्थों को सरल और घुलनशील कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया है। ठीक है, अब इस पाचन तंत्र के अंदर हमारे सिस्टम का लगभग ये पूरा जो हिस्सा है वो काम करता है। इसको कहते हैं आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल के कई हिस्से होते हैं, जैसे कि माउथ यानी कि मुंह, बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा जिसके अंदर मुख्य रूप से लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। फिर होता है फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी, और ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली जिसमें से भोजन नीचे की ओर सरक के पहुंचता है। फिर पाया जाता है स्टमक यानी कि पेट के एक साइड पाया जाता है पेनक्रियाज अर्थात अग्नाशय। ये कुछ संरचना है, अपन इसको जूम करके देखते हैं। ये जो संरचना है हमारे पेट की नीचे साइड पाई जाती है, इसे हम कहते हैं पेनक्रियाज। ये हल्की सी ऑरेंज रंग की दिखाई दे रही होगी, ये पेनक्रियाज है। इस पेनक्रियाज से मुख्य रूप से एक पदार्थ निकलता है जिसे पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं, जो इस पेनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से बाहर निकलता है और वो छोटी आंत के अंदर मौजूद रहता है। इसमें कई एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम भोजन का पाचन करते हैं। इसी प्रकार दूसरी साइड एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन और है जिसका नाम है लीवर। ये बाइल जूस का निर्माण करता है जो गॉल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है, जिसके माध्यम से भोजन के पाचन में वो भी सहायक है। फिर 2 आंत पाई जाती हैं, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरी लार्ज इंटेस्टाइन। अर्थात ये हमारा पूरा आहार नाल यानी कि पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो भोजन के पाचन में भाग लेता है। यहाँ पर भोजन के मॉलिक्यूल्स को सरल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, यानी कि सरल संरचना में तोड़ने के बाद भोजन के उन अणुओं को शरीर क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार से भोजन की पाचन की क्रिया आहार नाल के अंदर पूर्ण हो रही है। इस पूरी सिस्टम को हम एक एक करके समझते जाएंगे। यहाँ पे अपन इतना समझ पाए हैं कि भोजन का पाचन जो है वो पाचन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की क्रिया है। ये जो पाचन है वो मुख्य रूप से एक विशेष रासायनिक जो पदार्थ होते हैं शरीर में, एंजाइम्स, उनके माध्यम से पूर्ण होता है। अब इस पाचन की जो क्रिया है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल में पूर्ण हो रही है। अभी तक इतना समझे, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पाचन की क्रिया है वो मुख्य रूप से कितने चरणों में पूर्ण होती है और पाचन क्या होता है उनको समझ लेते हैं। तो जो पाचन की क्रिया है वो बेसिकली 5 चरण में पूर्ण होती है। सबसे पहले भोजन को ग्रहण करना है। भोजन को ग्रहण किया जाता है। भोजन के रूप में कई पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि। ये सभी भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद उस भोजन के अणुओं का जटिल से सरल अणुओं में परिवर्तन होता है, जिसे हम कहते हैं पाचन। ये एंजाइम्स के थ्रू होता है। अब जो भोजन के अणु पच गए हैं यानी कि सरल अणुओं में कन्वर्ट हो गए हैं, उनका होगा अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। छोटी आंत में छोटी छोटी उंगली जैसी संरचना होती हैं, इनका नाम होता है विलाई। इन विलाई के माध्यम से पचा हुआ भोजन अवशोषित हो जाता है, और जो भोजन अवशोषित हुआ है उसका एसिमिलेशन होता है यानी कि स्वांगीकरण होता है। कुल मिला के उसका ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होगा। फिर जो चीज बच गई जिसका हमारे शरीर को किसी भी प्रकार से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता या हमारे शरीर के लिए वो जो जरूरी नहीं होती, उस चीज को मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं मल त्याग।
इस प्रकार से 5 चरण में भोजन का पाचन चलता है और पूरे चरण के माध्यम से भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। अब जब पूछा जाएगा कि पाचन क्या है तो उसमें क्या लिखेंगे? पाचन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जीव एंजाइम्स यानी कि हमारी बॉडी के कुछ एंजाइम्स हैं वो सहायक भूमिका निभाते हैं, जिसके माध्यम से भोजन के जटिल अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को सरल अणु जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे शरीर उसको क्या करता है? अवशोषण करता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? आपके शरीर में पाचन कहलाती है। तो जब 3 मार्कर के तौर पे प्रश्न पूछा जाए पाचन क्या है, अपने को ये लिखना है सेंटेंस वाइज और ऐसा लिखना है कि उस पर प्रभाव अच्छा पड़े। छोटे शब्दों में कैसे लिखेंगे? पाचन शरीर की जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। इतने से काम चल जाएगा। ब्रैकेट में जटिल अणु के ब्रैकेट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा लिख देना, सरल के अंदर ब्रैकेट में ग्लूकोज, एमिनो एसिड लिख देना, काम चल जाएगा। तो कुल मिला के पाचन क्या है समझ में आया, और पाचन किस प्रकार से हो रहा है वो चरण भी समझ में आए। अब इन चरणों के किस किस प्रकार से क्रिया कहाँ पे कैसे हो रही है उन चीज़ों को एक बार शुरू से समझना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम ये समझें कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, उस आहार नाल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। आहार नाल के अंदर हमारे सबसे पहले बक्कल कैविटी पाई जाती है। हालांकि इसके पहले जो हमको दिखाई दे रहा है होठों से संरचना ढकी हुई, उसको हम कहते हैं माउथ। माउथ अंदर की ओर एक कैविटी में खुलता है जिसका नाम है बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1 जीभ, दांत और लार ग्रंथियाँ। ठीक है, लार ग्रंथि यानी कि सिलेवरी ग्लैंड, ये भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल का एक सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है। फिर उसके बाद बक्कल कैविटी पीछे की ओर एक मुड़ी हुई संरचना में खुलती है जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स, और फेरिंग्स नीचे 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जिसका नाम होता है ईसोफेगस। इसको फूड पाइप या भोजन की नलिका भी कहा जाता है। फिर वो नीचे की ओर लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़े एक थैले के समान संरचना में खुलती है जिसका आकार लगभग जे के समान होता है। इंग्लिश का एक लेटर जे उसके समान होता है। अब उसके अंदर भोजन की जो क्षमता है लगभग 3 से 4 घंटे तक बनी रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे जो शरीर है उसमें एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत स्टमक के नीचे 2 आंतें पाई जाती हैं जिसमें से एक है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरी है लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी कि छोटी आंत जो है वो बड़ी आंत से लंबी होती है लेकिन चौड़ाई में छोटी होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटी आंत से छोटी होती है लेकिन लंबाई कम होने के बावजूद देखा जाए तो चौड़ाई में मोटी होती है। ठीक है, फिर इसके अलावा 2 अन्य ग्रंथियां हैं जो एक लीवर के राइट साइड और एक स्टमक के राइट साइड और एक स्टमक के लेफ्ट साइड पाई जाती है। राइट साइड लीवर होता है और लेफ्ट साइड होता है पेनक्रियाज। ये दोनों ही विशेष प्रकार की ग्रंथि हैं जो भोजन के पाचन में भाग लेती हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की पूरी जो लंबाई है वो लगभग 8 से 10 मीटर होती है। फैक्चुअली ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ से हम ये समझते हैं कि भोजन का पाचन किन किन अंगों में होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भोजन के पाचन की प्रक्रिया। तो भोजन के पाचन की क्रिया में सबसे पहले माउथ के माध्यम से क्या होता है, भोजन को ग्रहण किया जाता है। मुख जो है होठों से घिरी हुई एक संरचना होती है, देख रहे होंगे आप, जिसके माध्यम से भोजन अंदर की ओर प्रवेश करता है। ठीक है, भोजन अंदर की ओर प्रवेश करता है और अंदर जो भोजन है वो सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, मुख आहार नाल का सबसे पहला भाग है। यानी कि ये जो माउथ दिखाई दे रहा है ये पूरी बक्कल कैविटी का सबसे पहला भाग है जो भोजन को प्रवेश कराता है। इसके अलावा इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता। अब लोग ये बोलते हैं कि जवान सवाल की बात करो नहीं मुंह तोड़ देंगे, तो मुंह का मतलब ये हिस्सा नहीं, मुंह का मतलब अंदर जो पूरी बक्कल कैविटी का है जिसमें दांत भी हैं, जिसमें लार ग्रंथि भी है, जिसमें जीभ है, सब टूटेंगी। ठीक है, तो कुल मिला के मुंह का मतलब केवल ये ऊपर की होठों की संरचना होती है, और जो बात कही जाती है मुंह तोड़ने से संबंधित वो आपके पूरे बक्कल कैविटी से संबंधित है। यानी कि बक्कल कैविटी के अंदर और भी कई चीज़ें हैं जो मौजूद होती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बक्कल कैविटी के अंदर मुख गुहा के अंदर ये दांतें पाए जाते हैं। ठीक है, दांत पाई जाती है, ये जीभ पाई जाती है, और यहीं पे हिडन संरचना में यानी कि छुपी हुई संरचना के तौर पे कुछ लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं।
भोजन का जो पाचन है वो मुख्य रूप से सबसे पहली जो शुरुआत होती है मुख गुहा से ही होती है, यानी कि बक्कल कैविटी से ही भोजन के पाचन की शुरुआत होती है। अब इस पाचन की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन किस प्रकार से हो रही है वो समझते हैं। मुख अंदर की ओर एक कैविटी में खुलती है जिसे बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से जीभ, दांत और लार ग्रंथि 3 चीजें पाई जाती हैं। जीभ हमारे भोजन को ऊपर नीचे पलटने का काम करती है, साथ ही साथ भोजन में जो स्वाद है वो महसूस कराती है। दांत हमारे भोजन को पीसने और चबाने का काम करते हैं, जिससे वो जटिल मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएं। लार ग्रंथि से जो लार निकलती है वो लार हमारे भोजन के पाचन में सहायक होती है। अगर हम भोजन करते हैं और भोजन में अगर कहीं स्टार्च मौजूद होता है तो वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है, माल्टोज आगे चल के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिला के हमारे भोजन के पाचन की जो क्रिया है वो बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है, जहां पर ये 3 ऑर्गन काम करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं जीभ। जीभ के ऊपर कुछ टेस्ट बड्स पाई जाती हैं जो हमें भोजन को स्वाद महसूस कराने में सहायक होती हैं। जैसे जीभ के आगे का जो हिस्सा जो जहां पर टेस्ट बड पाई जाती है वो हमें मीठे स्वाद को महसूस कराती हैं, जबकि जीभ का जो साइड वाला हिस्सा है ये वाला वो 2 प्रकार के स्वाद को महसूस कराता है, खट्टे स्वाद को और नमकीन स्वाद को। जबकि जीभ का जो पिछला हिस्सा है वो हमें कड़वे और तीखे 2 स्वाद को महसूस कराता है। जब हम कुछ खाते हैं, कोई चीज़ कड़वी लगती है या तीखी लगती है तो वो हमें जीभ के इस पिछले हिस्से से महसूस होती है कि वो तीखी है या कड़वी है। ठीक है, अब इसमें एक एक करके समझते हैं। जीभ एक पतली चपटी और मसल्स यानी कि मांस से बनी हुई संरचना होती है जो मुख गुहा में स्वतंत्र रूप से पीछे की तरफ जुड़ी होती है। पीछे की तरफ जिससे ये जुड़ी होती है उसको टंग बोन कहते हैं, यानी कि जीभ की हड्डी कहते हैं। ये जो हड्डी है वो दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको हाइड बोन भी कहते हैं। ये कंकाल तंत्र पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। जीभ के अंदर कई स्वाद कलिकाएं यानी कि टेस्ट बड्स पाई जाती हैं जो स्वाद का अनुभव कराती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान देना है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा जो स्वाद कलिकाएं हैं, जो टेस्ट बड्स हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। इनका काम होता है भोजन को पीसने में मदद करना, लार को भोजन में मिक्स करना और भोजन को निगलने में यानी पीछे की ओर धक्का देने में और बोलने में सहायता प्रदान करना। जीभ के अहम कार्य हैं। अगर जीभ नहीं होगी तो यह व्यक्ति ठीक तरीके से बोल नहीं पाएगा, जीभ नहीं होगी तो भोजन पीछे की ओर धकेल नहीं पाएगा, जीभ नहीं होगी तो स्वाद को महसूस नहीं कर पाएगा। जीभ हमारे जीवन में विशेष रूप से देखा जाए तो अहम भूमिका निभाती है। ठीक, पाचन की श्रृंखला में आगे हम पढ़ते हैं दांत को। दांत हमारे मुंह में 4 प्रकार के होते हैं और कुल संख्या पूछी जाएगी तो 32 होते हैं। यह है दांतों का सूत्र 2/2, 1/1, 2/2 और 3/3। ठीक है, सपोज करो ये आपका ऊपर का जबड़ा है और ये नीचे का जबड़ा। ऊपर वाले जबड़े में कितने दांत होंगे? 16 और नीचे वाले में भी 16। ठीक है, तो अपन किसी एक जबड़े की हिस्से को पढ़ लेते हैं। जैसे अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया ऊपर, तो ऊपर 16 दांत। 16 दांत में से भी क्या है कि एक जो दांत का हिस्सा होगा अपन ने उसको डिवाइड कर दिया, आधा हिस्सा इस साइड वाला, आधा हिस्सा इस साइड वाला, यानी कि आधे हिस्से में भी देखो 8 दांत होंगे और आधे हिस्से में भी 8 दांत होंगे। टीथ फॉर्मूला वही बताता है कि 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, यानी कि जो 8 दांत हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आधे हिस्से के दांत हैं। यही हिस्से जो हैं वो दूसरी साइड भी होंगे, यानी कि 8 और 8 16, 16 × 2 यानी कि 32। तो ये आपके पेपर में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से दंत सूत्र क्या है, तो ये याद रखना, ये पेपर में पूछे जाएंगे। अब इनमें से जो दंत सूत्र के अकॉर्डिंग दांत देखते हैं तो वो जो दांत हैं वो इस प्रकार से हैं कि पहले वाले जो दांत हैं वो है इंसीजर, ये वाले इंसीजर हैं, ये वाले कैनाइन हैं, ये वाले प्रीमोलर हैं और ये वाले मोलर हैं। प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। जैसे कि इंसीजर की संख्या 2 है, ठीक है, 2 दूसरी साइड होंगे 4 और 2 4 × 2 यानी कि 8 टोटल दांतों की संख्या होगी। इंसीजर दांतों की संख्या टोटल होगी 8, यानी कि 2 आधे हिस्से में, 2 दूसरे हिस्से में 4 और 2 ही निचले जबड़े में। अगर निचले जबड़े में गिने हैं तो ऊपर वाले जबड़े में उतने ही, ठीक है। और कैनाइन एक पाया जाता है, एक ऊपर एक नीचे,
एक इस साइड एक उस साइड, तो टोटल कैनाइन की संख्या हुई 4। ऐसी प्रकार के दांतों की संख्या आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, अब पेपर में ये पूछा जाए निम्नलिखित में से बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, तो बच्चों के अंदर ये जो मोलर है वो नहीं पाए जाते, यानी कि ये 3 दांत नहीं पाए जाते। जब 3 इधर नहीं होंगे 3 इधर भी नहीं होंगे, तो टोटल 6 नहीं हुए, 6 ऊपर नहीं हुए तो 6 नीचे भी नहीं होंगे, यानी कि 12 नहीं होंगे। तो बच्चों के अंदर दांतों की जो संख्या है वो टोटल 20 होती है, 12 नहीं होती, यानी कि 20 बचेंगे। अगर ये 32 में से 12 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 20। तो कुल मिला के बच्चों के अंदर जो दांत होते हैं जिन्हें अपन दूध के दांत भी कहते हैं, वो 3 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर। इंसीजर का काम होता है किसी भी चीज को कुतरने का, काटने का। कैनाइन का काम होता है किसी भी चीज को चीर फाड़ करने का, और प्रीमोलर का काम होता है, और मोलर का काम जो है वो दोनों का काम होता है किसी भी वस्तु को या भोजन को पीसने का, भोजन को चबाने का। ठीक है, तो ये हैं आपके दांत। दांत के माध्यम से क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, कितने प्रकार के हैं, देखते हैं। बक्कल कैविटी में ऊपर तथा निचले जबड़े में दांत पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य में दांत जबड़ों की हड्डियों में धसे होते हैं। ये हमारे जो जबड़े हैं, इस जबड़े को बोलते हैं मैंडिबल। इस जबड़े की हड्डी का नाम है मैंडिबल। तो इस मैंडिबल के अंदर, जबड़े के अंदर धसे होते हैं दांत। ठीक है, जिनके ऊपर मसूड़े पाए जाते हैं, जो इनकी दांतों की क्या ग्रिप बनाते हैं, जिससे दांतों को मजबूती मिलती है। अब दांत जो है वो 4 प्रकार के, इंसीजर, हिंदी में कृतनक। ठीक है, दूसरे में कैनाइन यानी कि रदनक, तीसरे में है प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्णक, आगे वाले चबाने वाले, दूसरा मोलर यानी कि चवर्णक। तो कुल मिला के दांत जो है वो 4 प्रकार के हैं। इनका कार्य है खाने को काटने का, इनका है नुकीले होने के कारण भोजन को चीर फाड़ करने का, और उन दोनों का काम है भोजन को पीसना या चबाना। ठीक है, यहाँ जीभ और दांत में किसी प्रकार के एंजाइम को नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ जीभ और दांत के माध्यम से भोजन के पाचन की क्रिया में कई इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं। आगे दांत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे शेर का कैनाइन सबसे बड़ा होता है। मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत आते हैं। ठीक है, बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या 20 होती है। अंतिम मोलर शरीर में एक अवशेषी अंग के समान भूमिका निभाता है, जो लास्ट विजडम टीथ बोला जाता है उसको। ये हमारे शरीर के अंदर जो है, मुंह के अंदर एक अवशेषी अंग के समान है। अब इसका कोई विशेष कार्य रह नहीं गया है। दांत का ऊपरी हिस्सा इनेमिल का बना होता है, जो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। इनेमिल क्या है, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग। यहाँ देख रहे होंगे शेर का कैनाइन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अगला है लार ग्रंथियां। तो हमारे मुख गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि 3 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, सिलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनका नाम है पैरोटिड, सिलेवरी ग्लैंड। ये सबसे बड़ी पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। दूसरी है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, और अगली है सब लिग्वल। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं ये कुछ लार ग्रंथियां हैं जो आपके बक्कल कैविटी के अंदर क्या करती हैं, लार का उत्पादन करती हैं, जिसके माध्यम से भोजन का पाचन होता है। ठीक है, मुख में लगभग 600 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये प्री में पूछ लेता है कि मुख में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो लगभग 600 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो 3 जोड़ी में होती हैं, जिनसे हमारे शरीर में क्या होता है, लार का उत्पादन होता है। ठीक है, अब ये जो लार है, इस लार में 2 विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। लार ग्रंथि से लार का श्रावण होता है, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम है, इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये टाइलिन क्या करता है, टाइलिन भोजन के रूप में जितना भी स्टार्च है, स्टार्च या मंड एक ही चीज है, उसका पाचन करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। अभी भोजन का पाचन पूरी तरीके से नहीं हुआ, लेकिन हाँ स्टार्च का 50% पाचन हो जाता है, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार में एक म्यूकस नाम का पदार्थ पाया जाता है, जो इस भोजन को नीचे की ओर धकेलने का काम करता है। तो लार में मुख्य रूप से देखा जाए तो 98.5% जल की मात्रा होती है। ठीक है, विशेष इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है इसको। लार जो हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच वैल्यू 6 से 7 के बीच में होता है। कहीं कहीं बुक्स में 6.4 भी मिलेगा, कहीं कहीं बुक्स में 6.3 भी मिलेगा। तो 6 से 7 के बीच में इसका पीएच वैल्यू होता है। लार में
कार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि कार्बोनेट आयन निम्नलिखित में से उपस्थित होते हैं, तो लार में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से याद रखना, प्रतिदिन एक मनुष्य जो है 1.6 लीटर लार का उत्पादन करता है। भोजन को देखने पर जो मुंह में पानी आता है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार मेरे को तो मुंह में पानी आ रहा है, क्या बन रहा है, पनीर की सब्जी बन रही है, अरे बाप रे मेरे तो मुंह में पानी आने लग गया, पानी पता से देखे मुंह में पानी आने लग गया। इमली के बारे में सुना ही नहीं, खट्टे पदार्थों के बारे में सुना नहीं कि पानी आने लग गया, पानी आने क्या लग गया, मेरे तो मुंह में पानी आ ही रहा है अब। तो यानी कि चलो जो मुंह में पानी आ रहा है वो पानी नहीं है, एक्चुअल में वो मुंह में उपस्थित लार ही है वास्तविक रूप से, जो अपन बोलते हैं कि मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है, लार में उपस्थित लाइसोजाइम जो एंजाइम, एक विशेष प्रकार का एंजाइम और है जिसका नाम है लाइसोजाइम, जो भोजन में उपस्थित छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट कर देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो लाइसोजाइम है। कहाँ पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे समझा कि भोजन के रूप में जब भी हम स्टार्च को खाते हैं, उस स्टार्च का पाचन करती है टाइलिन, और जो टाइलिन है वो लार ग्रंथि से निकलती है। लार ग्रंथि जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, और ये तीनों प्रकार की लार ग्रंथि की कुल संख्या लगभग 600 होती है, जो हमारे बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा के अंदर उपस्थित होती है। ठीक है, यहाँ केवल एक एंजाइम पड़ा है जिसका नाम है टाइलिन।